टॉपिक है इसका। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकारी पहलों का वर्णन कीजिए। देखिए, जो वन्य जीवन माने जंगली जीव, जंगली पौधे, जिनको हमने पालतू नहीं बनाया है, ये वन्य जीवन है हमारा। इनको समग्रता में हम जैव संसाधन कहते हैं। अनेक दृष्टियों से मानव के जीवन, उसकी प्रगति, विकास, स्वास्थ्य के लिए बहुआयामी रूप से अत्यधिक उपयोगी है। देखिए, यही जो वन्य जीवन है, जो वन है, वनों के जो जंतु हैं, पौधे हैं, इनसे आर्थिक लाभ हमें प्राप्त होते हैं, जैसे इमारती लकड़ी वगैरह, उपयोगी उत्पाद जैसे इनकी हड्डियां, जब ये मर जाते हैं, इनकी खालें, ये सब हमें प्राप्त होता है। मोम, शहद, तरह तरह के पत्ते, ये सब का सब, इमारती लकड़ी, ये आर्थिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसी तरह सामाजिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है ये। सामाजिक रूप से ढेर सारी जनजातियों में वंश गोत्र के नाम इन्हीं या तो पौधों या फिर जंतुओं के नाम पर रखे जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में एक जनजाति पाई जाती है, उसको नेताम कहते हैं। नेताम माने स्थानीय भाषा में होता कछुआ। वे अपने आप को कछुए की संतान मानते हैं। तो देख रहे हैं, अभिन्न रूप से समाज व्यवस्था के साथ जो वन्य जीवन है वो जुड़ा हुआ है। इन वन्य जीवों का अत्यधिक वन्य जीवन का अत्यधिक धार्मिक महत्व भी है। जो ऋषि मुनि तपस्या करने कहाँ जाते थे? जंगलों में, वन्य जीवों के बीच करते थे। वहीं आध्यात्मिक शांति उन्हें मिलती थी। वन्य जीवन धर्म ग्रंथों से जुड़ा हुआ। अब जब हम कछुआ को देखते हैं तो भगवान विष्णु का कूर्मा अवतार कैसा था, हम अपने बच्चे को कैसे बताएंगे? ये कछुआ को जब दिखाएंगे तो कछुए को कूर्म कहते हैं, तभी तो हम बता पाएंगे। यही स्थिति नरसिंह अवतार की है, यही स्थिति मत्स्य अवतार की है, देख रहे हैं ना, यही स्थिति वाराह अवतार की है। तो इस तरह से इनका धार्मिक महत्व है। मानसिक मनोवैज्ञानिक शांति ये देते हैं, और जो वायु है उसको स्वच्छ रखते हैं, जल आकर्षित करते हैं, स्वच्छ जल हमें उपलब्ध करवाते हैं। इस तरह से मानव के अस्तित्व, उसके प्रगति और विकास के लिए ये जैव संसाधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए सभी सरकारें इन जैव संसाधनों के संरक्षण या जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रयास कर रही हैं। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो किसी भी अन्य सरकार से पीछे नहीं है। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है। 8 नंबर का सवाल है हमारा। प्रस्तावना में हम सामान्य रूप से बात कर देंगे कि प्रदेश सरकार ने वन्य जीवन के संरक्षण के लिए अनेक पहलें की हैं। इनमें प्रमुख निम्न है। तो ढेर सारी पहलें की है सरकार ने। प्रमुख निम्न क्या? पहली चीज तो यह है कि प्रदेश में संरक्षित क्षेत्र माने जैव विविधता के संरक्षण के लिए जिन क्षेत्रों को आरक्षित किया गया है, रिजर्व घोषित कर दिया गया है, उनको हम संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। तो प्रदेश सरकार ने प्रदेश में अनेक संरक्षित क्षेत्रों, तरह तरह के संरक्षित क्षेत्र, जैसे राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और ढेर सारे वन्य जीव अभयारण्य है जिनकी संख्या 25 से ज्यादा है। वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों आरक्षित क्षेत्र है। अंतर केवल इतना है कि बाहरी लोगों के लिए तो दोनों में प्रवेश लगभग निषेध है। जो अंदर रहने वाले इन आरक्षित क्षेत्रों के अंदर जो रहने वाले आदिवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनको राष्ट्रीय उद्यान में पशुओं को चराने, लकड़ियां बीनने, शहद मोम इकट्ठा करने, अन्य औषधियां इकट्ठा करने आदि की कोई छूट नहीं होती है राष्ट्रीय उद्यान में। लेकिन वन्य जीव जो अभयारण्य है, उनके अंदर रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें वहां पर थोड़ी बहुत खेती करने, अपने पशुओं को चराने, लकड़ी बीनने, शहद मोम वगैरह इकट्ठा करने, पत्ते औषधियां इकट्ठा करने आदि की छूट होती है। यही दोनों में अंतर है। तो प्रदेश में संरक्षित क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, वे संरक्षित क्षेत्र जिनमें बाघों को सुरक्षित आश्रय दिया गया, वो टाइगर रिजर्व भी कहलाते हैं। ये क्या वन्य जीव अभयारण्य है, बाघों को भी यहाँ पर संरक्षण दिया गया, तो टाइगर रिजर्व कहलाते हैं। उत्तर प्रदेश में अनेक टाइगर रिजर्व है। तो प्रदेश में अनेक संरक्षित क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों, टाइगर रिजर्वों
इको सेंसिटिव जोनों, ये इको सेंसिटिव जोन क्या है? जो हमारे वन्य जीव अभयारण्य है और जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, इनके चारों तरफ एक बफर जोन बनाया जाता है जिसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। इस बफर जोन में भी जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरण के संरक्षण पर बल दिया जाता है ताकि जो जंगली जानवर वगैरह अभयारण्यों से राष्ट्रीय उद्यानों से बाहर निकल जाते हैं तो इको सेंसिटिव जोन में उन्हें संरक्षण मिल सके। ऐसा ना हो कि जैसे बाहर आए और बाहर कोई संरक्षण उन्हें नहीं है तो गांव वाले मार देंगे, ये बात कही जा रही है। तो प्रदेश में अनेक संरक्षित क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्यों, टाइगर रिजर्व, इको सेंसिटिव जोनों, हाँ इको सेंसिटिव जोनों तथा संरक्षित रिजर्व मतलब संरक्षित क्षेत्र किसी भी तरह के तथा संरक्षित रिजर्वों का एक व्यापक संजाल माने समुचित जाल स्थापित किया गया। तो बड़ा सा जाल स्थापित किया गया। अब ये जो जाल स्थापित किया गया संरक्षित क्षेत्रों का, इन संरक्षित क्षेत्रों में इनमें उन्नत प्रबंधन इनका किया जा रहा है। इस क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान और विकास तथा इन क्षेत्रों में इको विकास माने पारिस्थितिक विकास, माने ऐसा विकास जो पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय हो तथा सामाजिक दृष्टि से समता मूलक हो, जो नियम कानून सभी पर लागू होते हो, गरीब अमीर और जो भी इनसे लाभ होता हो जैविक संसाधनों से उसका वितरण सब में समान रूप से हो। तो ऐसा विकास जो पर्यावरणीय रूप से धारणीय अर्थात टिकाऊ हो, सामाजिक रूप से समता मूलक हो, इसको हम इको विकास कहते हैं। तो इन क्षेत्रों में उन्नत प्रबंधन, अनुसंधान एवं विकास तथा इको विकास की अनेक पहलें भारतीय वन्य जीव संस्थान के निर्देशन में जारी है। तो इनके अंदर इनका समुचित प्रबंधन हो सके, पारिस्थितिकी संरक्षण और विकास हो सके, इसके लिए अनेक पहले भारतीय वन्य जीव संस्थान के निर्देशन में इन संरक्षित क्षेत्रों में जारी है। तो ये बात कही जा रही है। नेक्स्ट बात, वन्य जीवन के संरक्षण से संबंधित अनेक प्रकार के जन जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम और जन शिक्षा के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये नेक्स्ट बात। नेक्स्ट, मानव तथा वन्य जीवों के सह अस्तित्व के विकास के लिए कि एक साथ साथ मानव और वन्य जीव मित्रता के साथ साझे अस्तित्व में रह सके। तो मानव तथा वन्य जीवों के सह अस्तित्व के विकास के लिए अनेक समुदाय आधारित पहलें की गई है। समुदाय आधारित पहलों का मतलब है समुदाय आधारित संरक्षण। अब समुदाय का मतलब क्या है? ये जो जंगली जीव शहरों में तो पाए नहीं जाते, तो यहाँ समुदाय से आते हैं गांव। तो इन जहाँ ये वन्य जीव पाए जाते हैं वहां पर जो ग्रामीण समुदाय है उसको इनके संरक्षण की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। ग्रामीण समुदाय को संरक्षण में प्रशिक्षण दिया जाता है। तो धीरे धीरे जो वन्य जीव ग्रामीण समुदाय है वो एक दूसरे के निकट संपर्क में आते हैं और एक तरह का भावनात्मक रिश्ता हो जाता है और इस तरह दोनों सह अस्तित्व में बने रहते। देखिए गुजरात के वीडियो आप देखे होंगे गिर के शेरों के, तो वहां रेवाड़ी है समुदाय, वो गाय चराते हैं। तो जो शेर हैं इतना ज्यादा उनके और शेरों और रेवाड़ियों के बीच संबंध हो गए हैं कि कभी कभार अगर कोई गाय शेर खा जाता तो रेवाड़ी बहुत ज्यादा क्रोधित नहीं होते, शेर को मार नहीं डालते। और जो शेर भी हैं वो भी नजदीक आके रेवाड़ियों के लिए कुत्ते जैसा व्यवहार करते हैं। रास्ते में रेवाड़ी डांटे तो शेर भाग के दूसरी तरफ चले गए। तो इस तरह सह अस्तित्व बना हुआ है। तो ये चीज समुदाय आधारित पहले की गई है। नेक्स्ट है जैव विविधता अधिनियम 2002 का प्रदेश में निष्ठापूर्वक लागूकरण किया जा रहा है। अब ये जो जैव विविधता अधिनियम 2002 है, ये क्या? ये एक ऐसा व्यापक ढांचा प्रदान करता है जिससे जैव विविधता का समुचित संरक्षण हो सके। जैव विविधता के जो घटक मतलब व्यक्तिगत जो कोई जीव है, वन्य जीव या उनके जो प्रोडक्ट हैं, औषधियां हो गई, हड्डियां हो गई, खाले हो गई, कस्तूरी हो गई, तो इस तरह के जो उत्पाद है
इनकी बिक्री से जो लाभ होते हैं, तो जैव संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों को का समता मूलक वितरण सुनिश्चित करने के लिए यह अधिनियम व्यापक ढांचा प्रदान करता है कि जैव संसाधनों से जो लाभ होंगे उनका वितरण समुदाय के सदस्यों के बीच कैसे किया जाएगा, जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाएगा और जैव विविधता के जो घटक हैं इनसे लाभ प्राप्त कैसे किए जाएंगे, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। नेक्स्ट, प्रदेश में XC2 संरक्षण। अब XC2 संरक्षण क्या है? X माने बाहर, C2 माने आवास, माने उनके प्राकृतिक आवासों के बाहर वन्य जीवों का संरक्षण। तो प्राकृतिक आवास क्या है इनके? कोई किसी जंगल में पाया जाता है, कोई किसी जंगल में पाया जाता है, लेकिन उनके प्राकृतिक आवास अर्थात जंगलों से बाहर निकाल के अपने सुविधा की जगह पर हम उनको ले आते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं ताकि वे नष्ट ना हो। इसको हम XC2 संरक्षण कहते हैं। ठीक, अब इसमें क्या आता है? वानस्पतिक उद्यान। तो जो वानस्पतिक उद्यान है इनमें जो पेड़ पौधे जगह जगह कहीं कहीं पाए जाते हैं, उनके बीज पौधे ला करके एक जगह पर हम उनको उगाते हैं, उनकी साइंटिफिक स्टडीज हम करते हैं, इसको हम वानस्पतिक उद्यान कहते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में केंद्रीय क्षेत्र का जो वानस्पतिक उद्यान है वो यही इलाहाबाद में है, प्रयागराज में। ये प्रयाग स्टेशन से जब आप बाहर निकल के आगे किराए पर पहुंचते हैं तो एक ऊंची सी बाउंड्री आपको दिखाई पड़ती है, वो क्या है? वो वानस्पतिक उद्यान ही तो है, ये प्रायोगिक वानस्पतिक उद्यान है। इसी तरह नोएडा में भी स्थापित किया गया है। इसी तरह जंतु उद्यान होते हैं। जंतु उद्यानों में क्या होता है? वहां पर जंतु रखे जाते हैं तरह के चिड़ियाघर नहीं है, और उनका पालन पोषण किया जाता है जंगलों से बाहर लाकर अपने सुविधाजनक संरक्षित स्थान पर, और वहां पर उनकी स्टडी की जाती है। चिड़ियाघर की तरह यहाँ उन जंतुओं को आप देख नहीं सकते कि आप टिकट लेके जाइए फिर पिंजड़े में शेर और अजगर देखिए, ऐसी सुविधा उन प्राणी उद्यानों में नहीं होती है। यही अंतर प्राणी उद्यानों और चिड़ियाघरों में होता है। चिड़ियाघर में ये सुविधा आपको मिलती है। तो XC2 संरक्षण कैसे करके वानस्पतिक उद्यानों की स्थापना की जाती है, जंतु उद्यानों की स्थापना की जाती है, चिड़ियाघर बनाए जाते हैं, जीन बैंक बनाए जाते हैं। जीन बैंक कैसे बनाए जाते हैं? जिन पौधों के जो बीज हैं वो महत्वपूर्ण है, उन्हीं से वे उगते हैं, तो उन बीजों को इकट्ठा कर जाता है। बीजों के अंदर क्या है? जीन। वैसे पौधे जो बीजों के बजाय अन्य जो है अंगों से उगते हैं, जैसे गन्ना तो देख रहे हैं ना, तने से उगता है, तो उसके तने माने ऊतकों को लाकर संरक्षित किया जाता है ताकि हमें आवश्यकता पड़े तो उस ऊतक से हम उस पौधे को उगा सकें। तो इस तरह बीजों का संरक्षण किया जाता, ऊतकों का संरक्षण किया जाता है, और कहीं कहीं जो जंतु या पौधे हैं उनके DNA को सीधे सीधे संरक्षित किया जाता है। तो जहां ये संरक्षण का केंद्र होता है उसी को हम जीन बैंक कहते हैं। तो जीन बैंकों की स्थापना की जाती है, बीज बैंकों की स्थापना की जाती है। ठीक है, चिड़ियाघर बनाए जाते हैं, प्राणी उद्यान बनाए जाते हैं, और क्रायो प्रिजर्वेशन माने अत्यधिक निम्नतम तापमान पर संरक्षण, जैसे सांडों के बीर वगैरह तो लिक्विड नाइट्रोजन में संरक्षित किए जाते हैं। -180 डिग्री सेंटीग्रेड वहां तापमान होता है, तो लंबे समय तक जो बीर है वो उर्वर बना रहता है। तो इस टेक्निक को हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ये सब XC2 माने जंतुओं के प्राकृतिक आवास के बाहर उनका संरक्षण है। तो XC2 संरक्षण वह प्राणी उद्यानों के संरक्षण पर बल दिया जा रहा है। इस संबंध में अनेक पहले की गई है। नेक्स्ट क्या? आर्द्र भूमियों का संरक्षण। आर्द्र माने नम भूमियां अर्थात दलदल, जो दलदली क्षेत्र है उनके संरक्षण पर बहुत बल दिया जा रहा है। इस संबंध में अनेक पहले की गई है। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं, मतलब अंतरराष्ट्रीय पहचान वाली दलदली भूमियां अभी तक घोषित की जा चुकी हैं 10, जिनकी पहचान की गई है। तो 227 से ज्यादा चिन्हित दलदल हैं उत्तर प्रदेश में, हैं तो हजारों, लेकिन 227 को सबसे मुख्य मान के इनका चिन्हीकरण किया गया। दलदली क्षेत्र पारिस्थितिक दृष्टि से
बड़े महत्वपूर्ण हैं। क्यों? एक तो दलदली क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि वहां जलीय जीव भी है और वहां स्थलीय जीव भी है। दूसरा, जो दलदली क्षेत्र है वो प्रदूषित जल जो आता है उसमें उनको उसकी वो सफाई करते हैं, ये इनका महान योगदान है। तीसरी चीज, ये जो दलदली क्षेत्र है तो भूमिगत जल का जो लेवल है उसको डाउन नहीं होने देते, उसकी आपूर्ति बराबर बनाए रखते हैं और स्वच्छ जल की आपूर्ति पौधों के लिए, जंतुओं के लिए, खेती के लिए, मनुष्यों के लिए करते रहते हैं। तो बड़े महत्वपूर्ण। तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए पहले की गई है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण पर बल दिया जा रहा है। तो वन्य जीव जैसे जो टाइगर वगैरह हैं या भी हाथी दांत का व्यापार, इस तरह जो अपराधी लोग हैं उन निरपराध वन्य जीवों को चोरी चुपके मार डालते हैं, उनके अंगों को निकाल के अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच देते हैं। तो इन वन्य जीवों से संबंधित जो अपराध है उनके नियंत्रण के लिए वन्य जीवन अपराध नियंत्रण शाखा एक अलग से उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। इसका कार्य क्या है? वन्य जीवों से संबंधित जो अपराध हुए हैं उनको रजिस्टर करना, उनकी विवेचना करना तथा ऐसे अपराधियों को दंड दिलाना। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आधुनिक निगरानी व्यवस्था इन संरक्षण क्षेत्रों की गई है ताकि अपराध ये घटित न हो सके। गुप्तचर सेवाओं को उन्नत किया गया है और इस तरह से इन अपराधों को नियंत्रित किया जा रहा है। नेक्स्ट बात क्या? इन सभी संरक्षण पहलों को गति देने के लिए इको टूरिज्म का विकास किया जा रहा है। अब देखिए, जितने तरह की आप संरक्षण पहले चलाएंगे उतना ज्यादा सरकारी धन व्यय होगा। तो ये सरकारी राजस्व बढ़े, वही जो वन्य जीवन है जिनका हम संरक्षण कर रहे हैं वो अगर खुद राजस्व दे सके तो इससे बेहतर क्या है। तो वन्य जीव खुद अपना खर्चा उठाएं, इसके लिए एक साधन इको टूरिज्म माने पारिस्थितिक पर्यटन। ढेर सारे पर्यटक वन्य जीवन में बड़े आकर्षित होते हैं, तो इसके लिए नाइट सफारी जैसी योजनाएं शुरू की गई है कि दिन में आप उद्यानों वन्य जीवन अभ्यारण्य में जाइए, उनके प्राकृतिक आवासों में वन्य जीवन को देखिए और उसके लिए फीस वगैरह चार्ज की गई है। तो इससे राजस्व होता है, मिलता है। इस राजस्व को भी उनकी रक्षा के लिए हम देते हैं, जिससे जो पहले हैं उनको वित्तीय समर्थन मिलता है। तो यही बात कही जा रही है कि इन संरक्षण पहलों को गति देने के लिए इको टूरिज्म का विकास किया गया है। तो ये चीज अब सामान्य सा निष्कर्ष आ जाएगा। तो इस प्रकार उपर्युक्त वन्य जीवन संरक्षण की उपर्युक्त पहले वन्य जीवन संरक्षण के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार वन्य जीवन संरक्षण को अत्यधिक महत्व दे रही है और ऐसा इन सारी पहलों से स्पष्ट। ठीक है, तो 8 नंबर का है हमारा सवाल। पहले हमने प्रस्तावना दे दी, फिर प्रमुख सरकारी पहले दे दी और फिर हमने निष्कर्ष दे दिया। अब इसके नीचे फुल सवाल आपका है, इसमें काटना जोड़ना नहीं होगा कि मैं बिल्कुल मैं टेलर कर दिया हूं। ठीक है, तो ये आपका देखिए हो गया। ठीक है।